एसीसी ऑडिटिंग स्टूडेंट्स, तो आई होप अब तक आप लोग जो है फुली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं अपने ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर के लिए। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चंस जो है कवर किए, आज भी हमारा पर्पस यही है कि कुछ और क्वेश्चंस को देख लिया जाए ताकि आपको फेमिलराइजेशन आ जाए कि एसीसी के डबल ए के पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसमें हम क्वेश्चंस कैसे कवर करते हैं, क्या क्या की एरियाज के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जर्नी एंड देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है हम आज के सेशंस में कवर करने वाले हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू मेंशन कि बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको एक बात और समझनी है। हमने बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट जो है प्रेडिक्टेबिलिटी भी चल जाते हैं कि एसीसीए का डबल ए का पैटर्न ये है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपको पैटर्न के अकॉर्डिंगली तो चलना है, बट उसके अलावा हमें अदर एरियाज के क्वेश्चंस भी करके जरूर चलने हैं। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिवली कंट्रोल, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग या रिस्क के क्वेश्चन पे करके चलेंगे तो हम पास तो देखो हो जाएंगे, बट कहीं थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रह जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इन क्वेश्चंस के अलावा हर तरह के क्वेश्चंस एंड उनके लिए आप पास पेपर प्रैक्टिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की जर्नी। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्नो डाउन। ये भी पास्ट पेपर से लिया गया क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन में हमारे पास है टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स। तो क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं इसको। So it is 1st July 2025. You are the audit supervisor with Rocky and Company reviewing the extract from the internal control documentation in preparation for the interim audit of Snowdown. The company's year end is 30th September 2025. Company provide training services for individuals looking to become a qualified engineers. Snowdown company's customers are employers that send their employees for training on a weekly basis. Snowdown company run classes in its training center across this country. अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, कंपनी का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ही छोटा है, जिसने एक्सपीरियंस किया है सिग्निफिकेंट स्टाफ शॉर्टेज एंड करंटली अंडर रिसोर्स. This has resulted in reduction in their program of work for the year in many areas. फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे, देखते हैं समझते हैं क्या है। The auditor are required under ISA 265 communication of deficiencies in internal control to those charged with governance and management, to communicate in writing to those charged with governance any significant deficiencies in internal control. तो आपको क्या करना है, 4 मैटर्स बताने हैं जो कि ऑडिटर कंसीडर करेगा इन डिटरमाइनिंग वेदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आर सिग्निफिकेंट। तो ऐसे 4 कौन से मैटर्स होंगे जो कि ऑडिटर कंसीडर करेगा ये देखने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई भी डेफिशिएंसीज है वो सिग्निफिकेंट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये है जेनेरिक एरिया बेस्ड क्वेश्चन, और जेनेरिक एरिया बेस्ड क्वेश्चन मींस कि आपको थ्योरी में से चलना है। एंड जस्ट टू लेट यू नो गाइस, ये उन क्वेश्चंस में से है जो कि मैंने अपनी टॉप 60 क्वेश्चन लिस्ट में शेयर किए हुए हैं। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस का ब्राइफिकेशन जो है मेरी तरफ से ऑलरेडी अवेलेबल है, रेगुलर स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है। तो अब ये क्या क्या मैटर्स जो है ऑडिटर कंसीडर करेगा। देखो, ऑडिटर चेक करता है कुछ चीजें, उनके बेसिस पर वो देखता है कि क्या जो वो वीकनेस है क्या वो सीरियस है, एंड उसमें वो देख सकता है कि अब वो जो मैटर है कल को क्या बिग मिस्टेक कर सकता है। अगर हाँ तो ऑब्वियसली ये सीरियस है, और अगर रिस्क जो है फ्रॉड से रिलेटेड है या फिर वो थेफ्ट से रिलेटेड है, बिकॉज जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, कैश या इन्वेंट्री होते हैं वो बहुत ही इजीली स्टोलन किए जा सकते हैं, तो ये एक रिस्की एरिया है। फिर हम देखते होते हैं कि जो भी एस्टिमेशन है क्या वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर कोई भी कैलकुलेशन होती है उनमें जजमेंट होती है जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, तो फिर रिस्क जो होगा हाई होगा। देन फिर उसके अलावा हम क्या कंसीडर करते हैं, क्या इसमें जो पैसा है वो ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, बिकॉज अगर बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल अमाउंट अफेक्ट होती है तो ये उतना ही ज्यादा सीरियस होता है। अब कितनी ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी उतने ही ज्यादा रिस्क ऑफ एरर हो सकते हैं, तो मुझे ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। एंड देन फिर उसके अलावा हम क्या कंसीडर करेंगे कि कितना ज्यादा ये एरर जो है होते रहते हैं, बिकॉज जितनी ये फ्रीक्वेंसी होती जाएगी उतना ही ज्यादा ये सीरियस इशू जो है होता जाएगा। तो हमें ये सारे फैक्टर्स जो है कंसीडर करके चलने होते हैं। तो आई होप आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। अब
ये आप इन्हीं के बेसिस पे डेफिशिएंसीज जो है कुछ कंसीडर करके चल सकते हो। देखो आपको जितना ज्यादा सिनारियो से पॉइंट्स जो है लिंकेज करने आते होंगे, जितना ज्यादा सिनारियो की अंडरस्टैंडिंग आती होगी, और सबसे ज्यादा ऑडिटर के रोल्स कहाँ पर रिस्क हो सकता है, कौन कौन से मैटर से सिचुएशन अराइज हो सकती है, अगर आप ये फैक्टर्स को कंसीडर करके चलोगे तो आपके लिए उतना ही बेटर रहने वाला है। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था जेनेरिक, तो जेनेरिक में हमें लिंकेज की जरूरत नहीं होती है, और वो क्वेश्चन देखो आपको समझ में आएगा, हम इसको एज अ मगिंग अप नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट जेनेरिक है और कौन सा पार्ट जो है लिंक्ड वाइज है। अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं हम सेकंड पोर्शन। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ स्नोडाउन कंपनी, यानी कि अब ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है स्नोडाउन कंपनी के बारे में। अब आइडेंटिफाई, और देखो एंड वर्ड का ना खास करके ध्यान करना है, सबसे पहले तो तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब ढूंढना है। दूसरा आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है थ्री डायरेक्ट कंट्रोल ऑन विच ऑडिटर में सीक टू प्लेस रिलायंस ऑन। तो आपको देखने हैं कौन कौन से जो कंट्रोल है जिनके ऊपर ऑडिटर जो है रिलाई कर सकता है। फिर उसके बाद हम जाएंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू असेस इफ ईच ऑफ दीज कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, बताने हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो कि ऑडिटर परफॉर्म करेगा, तो चेक करने के लिए कि क्या ये कंट्रोल अच्छे से वर्कआउट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें इन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। तो मार्क्स का एलोकेशन जो होगा इक्वली स्प्लिट होगा दोनों पार्ट्स के बीच में। डायरेक्ट कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल दोनों के एरियाज में हम ध्यान में रख के चलेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सिनेरियो को पढ़ना है। सिनेरियो को कैसे पढ़ेंगे देखते हैं, समझते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स, Snowdown company's training center are either owned by the company are or are held under the long term lease. The company has also head office and central warehouse for storage of training material. Each training center is set up as a separate department and is given an annual asset expenditure budget, but some departments have already significantly exceed their annual budget. तो मेरे पास क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है, या तो वो हमारे पास है एंड या फिर वो काफी टाइम पीरियड से लॉन्ग टर्म लीज में है। कंपनी का एक हेड ऑफिस है एंड एक सेंट्रल वेयर हाउस है, एंड हर एक सेंटर जो है सेटअप किया जाता है एक सेपरेट डिपार्टमेंट में, एंड हर एक को एक एसेट एक्सपेंडिचर दिया जाता है, बट कुछ डिपार्टमेंट के जो है एनुअल बजट जो है एक्सीड कर गए। नाउ when the new equipment is acquired, the finance department क्या करता है, क्लासिफाई करता है एक्सपेंडिचर बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंडिचर। कौन करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लासिफाई करता है। एंड noting the classification on purchase order, the classification is made with reference to guidelines established by the finance director, who simply checks that the expenditure allocation has been correctly applied। वही चेक करेंगे कि ये जो भी एक्सपेंडिचर है सही तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर अब part of the work which Snowdown company IA department is required to carry out is comparison of the asset as per the non-current asset register and those physically present in each of the center. This year program of visit which has been planned and carried out on the same basis as previous year mean that by the year end IA will only have visited 4 largest center and 5 other center randomly selected. फिर अब आगे चलेंगे, पेरोल के बारे में है। देखो आपको देखने हैं वो पॉइंट्स के ऊपर मार्क करने हैं। स्नोडाउन कंपनी का एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जिसका काम क्या है, सेटअप करना ऑल न्यू ज्वाइनर्स। मेरे पास क्या है, प्री पेंट्री ज्वाइनर फॉर्म है विच रिक्वायर ऑल द नेसेसरी डेटा आर कंप्लीटेड बाय एचआर डिपार्टमेंट फॉर न्यू एम्प्लॉयज एंड वंस वेरीफाइड कॉपी जहां भेजी जाती है पेरोल डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है ताकि जो है एम्प्लॉय की पेमेंट जो है उसके लिए सेटअप हो सके। ज्वाइनर फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास स्टाफ के मेंबर की ड्यूटीज, उनके नेम, एम्प्लॉय नंबर, सिस्टम के पास न्यू ज्वाइनर एम्प्लॉय नंबर होते हैं ताकि जो भी कोई भी पेरोल में अगर मुझे एंट्री करनी है तो वो पहले वो नंबर जाएगा तभी हम उस पर्सन को एंटर कर पाएंगे, उसी की सैलरी तभी आएगी। All member of the payroll department can amend employees standing data in the payroll system as they have access to the password which is changed by the payroll director on a quarterly basis। तो सारे के सारे जो मेंबर हैं पेरोल डिपार्टमेंट के वो क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, कोई भी डेटा है पेरोल सिस्टम में है, कोई भी पासवर्ड रिगार्डिंगली है, एंड वो कौन चेंज करता है, पेरोल डायरेक्टर जो है उसको क्वार्टरली बेसिस पे चेंज करके चलते हैं।
नाउ आप आगे चलेंगे। ऑन अ मंथली बेसिस एम्प्लॉय को कैसे पे किया जाता है? बैंक ट्रांसफर की हेल्प से पे किया जाता है। कब? ऑन अ मंथली बेसिस। अब सीनियर पेरोल मैनेजर फिर क्या करता है? रिव्यू करता है बैंक पेमेंट्स की लिस्ट को एंड उसको क्या करता है? मैच करता है पेरोल रिकॉर्ड्स के साथ। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी हमारे पास आती है तो फिर क्या होता है? हमारा सीनियर पेरोल जो मैनेजर है वो एडजस्टमेंट करता है पेरोल रिकॉर्ड्स में। कुछ ऐसा सिस्टम चलता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? सेल्स एंड बैंक के बारे में। आप देखो, क्रेडिट कार्ड के चेक्स ये जैसे ही पास होंगे, न्यू कस्टमर को सेटअप किया जाता है इंडिविजुअल कस्टमर की मास्टर फाइल में एंड क्रेडिट लिमिट जो है सेट की जाती है, सेल्स डायरेक्टर उसको सेट करता है एंड फिर क्रेडिट लिमिट जो अगर कोई काफी टाइम पीरियड तक अनचेंज रह जाए तो उसको कैसे किया जाता है? रिव्यू किया जाता है। कैसे? कस्टमर के बेस पे। अब आप ध्यान से समझो, क्रेडिट चेक न्यू कस्टमर को सेटअप किया जाता है मास्टर फाइल में एंड क्रेडिट लिमिट जो है सेट कौन करेगा? सेल्स डायरेक्टर सेट करेगा। क्रेडिट लिमिट जो है अनचेंज रहती है जब तक जो है कस्टमर हमें रिक्वेस्ट ना करे। नाउ देखो, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं हिंट दे रही हूँ। Each new customer is allocated a client service manager from the Snowdown company, जो कि क्या करते हैं? मैनेज करते हैं कस्टमर के रिलेशनशिप को और सेल्स को मैक्सिमम करते हैं। Standard credit terms for the customer are 30 days and on a monthly basis sales invoice which are over 90 days outstanding are notified to the relevant client service manager to chase the payment directly with the customer. एवरी मंथ क्या होता है? कैशियर क्या करता है? रिकंसाइल करता है बैंक स्टेटमेंट को बैंक लेजर अकाउंट के साथ। ये रिकंसिलेशन को कौन रिव्यू करता है? हमारे फाइनेंशियल कंट्रोलर रिव्यू करते हैं एंड फिर वो उसके बाद क्या होगा? यही इसको क्या करेंगे? रिकंसाइल करेंगे, सारी आइटम को इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड देन फिर उसको क्या होता है? एविडेंस मिलते हैं कैसे? बाय द वे ऑफ सिग्नेचर। अब सारे पॉइंट्स मिल गए। दोबारा से क्वेश्चन दिखा रही हूँ। आइडेंटिफाई करो, ठीक है, एंड एक्सप्लेन करो 3 कंट्रोल जिसके ऊपर ऑडिटर रिलाई कर सकता है, यानी कि गुड पॉइंट्स एंड फिर उनको ही चेक करने के लिए हमें क्या करने हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं एंड अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोल अच्छे से ऑपरेट करे, आपने बोल दिया कि ये वाले कंट्रोल है, हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके पास डबल ए में क्वेश्चन 2 तरह के आ सकते हैं कंट्रोल वाले टी शेप के फॉर्म में से। एक वो होगा कि सिनेरियो में कुछ बुरा है एंड आपको वो ढूंढना है एंड देन उसको ठीक करने के लिए रिकमेंडेशन करना है। यानी कि वो क्वेश्चन क्या होगा? कंट्रोल वीकनेसेस एंड रिकमेंडेशन। दूसरा कैटेगरी क्या है कि जैसे कि ये कैटेगरी कि आपके पास क्वेश्चन में कुछ अच्छा दिख रहा है और ये अच्छे वाले पॉइंट्स भी थे और अच्छे वाले पॉइंट्स को आप देखो, आइडेंटिफाई करो, उसको एक्सप्लेन करो कि वो अच्छा है और वो क्यों अच्छा है, उसमें क्या बेटर है एंड देन फिर उसके ऊपर उसको चेक करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तीसरी कैटेगरी क्या होती है? दोनों का ही कॉम्बिनेशन। तो उसमें कंट्रोल वीकनेसेस फिर टेस्ट लाइक फिर उसके बाद हम रिकमेंडेशन फिर उसी का ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो तीसरी कैटेगरी तीनों का ही कॉम्बिनेशन होती है। अब ये क्वेश्चन ऐसे खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन की मार्किंग आप ध्यान से देखो और आप कहोगे कि मैम हमें तो कुछ उसमें बुरे वाले पॉइंट्स भी दिख रहे थे। इसके पीछे का कारण आपको थोड़ी देर बाद अभी मिल जाएगा। पहले अब ये सोचो, या फिर मैं आपको साथ-साथ वो दिखा भी देती हूँ। दीज़ आर द पॉइंट्स जो हमारे आंसर वाले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अब आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो 5 डेफिशिएंसीज इन एस कंपनी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोवाइड करो रिकमेंडेशन टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसीज। यानी कि बुरे पॉइंट्स एंड उनको लिए ठीक करने के लिए रिकमेंडेशन। तो अगर डेफिशिएंसी वाला होगा तो क्या गलत है? व्हाई एंड हाउ एंड रिकमेंडेशन किसी को रिगार्डिंगली। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको अच्छे बुरे दोनों वाले पॉइंट्स दिख के, अब ये मैंने पहले क्यों पढ़ा है? नॉर्मली आई डोंट। ये क्यों कराया है? ताकि आप सिनेरियो को, अब मैं आपके सामने साथ साथ सिनेरियो के पॉइंटर्स रख रही हूँ एंड ये पॉइंटर से देख के ही हमें पता चलता रहेगा कि कौन से पॉइंट अच्छे हैं, कौन से पॉइंट बुरे हैं। पहले मैं अच्छे वाला पॉइंट्स यानी कि फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन करूंगी, फिर मैं बुरे वाले पॉइंट यानी कि सेकंड पार्ट का डिस्कशन करूंगी एंड उन्हीं की ही रिकमेंडेशन जो है दूंगी। तो चलिए जी, आप भी सोचिए एंड फिर उसके बाद अभी हम डिस्कशन करते हैं क्या है। सो देखते हैं इसमें क्या है।
तो एक सबसे बेस्ट वे क्या होता है ऐसे वाले क्वेश्चन को पढ़ने का कि हमें हमेशा सीक्वेंस में जाना है। अगर हम अपना सीक्वेंस तोड़ देंगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट उससे क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स जो है हम मिस आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा सीक्वेंस में जाना है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से जाऊं, हमारे पास फर्स्ट अच्छा कंट्रोल क्या है, वो है एसेट की क्लासिफिकेशन को लेके कंट्रोल। देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करता है कि जो परचेज है वो कैपिटल एसेट है या नहीं है, क्या वो एक्सपेंस में जाएगा यानी कि वो रिपेयर है या छोटी सी आइटम है या नहीं है। तो ये क्यों जरूरी है हमें ये भी समझ के रखना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, आप खुद से सोचिए कि ये देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं से ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्यों ज़रूरी होगा? मतलब क्या कंट्रोल है और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोई भी एसेट रॉन्गली क्लासिफाई हो जाएगा, तो उससे मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेट या अंडरस्टेट दोनों हो सकता है। फिर उससे क्या होगा, मेरा एसेट गलत हो जाएगा और अगर एसेट गलत है, तो फिर आगे डेप्रिसिएशन भी गलत हो जाएगा। एंड इसी पॉइंट पे मैं क्या ध्यान में रखूंगी, मुझे क्या करने हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के चलने हैं। क्योंकि हमारा जो ऑडिटर है, ऑडिटर क्या करेगा इस पॉइंट को लेके, कंट्रोल को चेकिंग के लिए मुझे सैंपल परचेज ऑर्डर चेक करने चाहिए। मुझे चेक करना चाहिए कि क्लासिफिकेशन सही है या नहीं है। कंपेयर करूंगी इसको फाइनेंस डायरेक्टर की गाइडलाइन के साथ एंड देन फिर इसको चेक करूंगी कि इसमें फाइनेंस डायरेक्टर के सिग्नेचर सच में हुए हैं या नहीं। दैट मीन्स उससे ये पता चलेगा कि रिव्यू सही हुआ है या नहीं हुआ है। फर्स्ट थिंग। नाउ अब इसी क्वेश्चन में आप सेकंड पोर्शन देखो, ये न्यू इक्विपमेंट एक्वायर्ड था, क्लासिफाई करता है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा इसी वाले पॉइंट से निकल गया। अब दूसरा पेरोल वाले में देखो, डायरेक्ट कंट्रोल इसमें क्या है, एचआर क्या करता है, सेटअप करता है न्यू एम्प्लॉय को। पेरोल प्रोसेस होती है सैलरी से, है ना, सैलरी जो होती है पेरोल वाले डिपार्टमेंट से होगी। अब दोनों चीजें अलग अलग है। अब ये क्यों जरूरी है, दोनों का काम अलग अलग है, तो क्योंकि अगर एक ही पर्सन एम्प्लॉय को भी क्रिएट करेगा और सैलरी भी पे करेगा, तो ऑब्वियसली रिस्क है कि वो फेक एम्प्लॉय क्रिएट कर देगा, जिसके कारण फ्रॉड होने का चांसेस है। तो अब अगर इसी में टेस्ट ऑफ कंट्रोल में लगा के चलो, मुझे क्या करके चलना है, जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, डिस्कस करना है पेरोल स्टाफ के साथ एंड फिर मैं क्या करूंगी, मैच करूंगी न्यू एम्प्लॉय के साथ एचआर के डॉक्यूमेंट्स। तो हम ये काम जो है कर सकते हैं। अब उसके अलावा और मेरे पास क्या है, थर्ड पॉइंट, प्री प्रिंटेड न्यू ज्वाइनर फॉर्म्स। देखो इसमें मेरे पास क्या क्या कंट्रोल है। फर्स्ट कंट्रोल देखा जाए, मेरा एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, फॉर्म फिल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ना, प्री प्रिंटेड ज्वाइनर्स फॉर्म वाला आपने देखा है कि ज्वाइनर फॉर्म थर्ड, इसी में दो, इसी में देखो अच्छा लाइक एक पॉइंट में दो भी निकल सकते हैं। तो एचआर वाले क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, यूनिक एम्प्लॉय नंबर जो है उनको दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, मेरे पेरोल जो है न्यू एम्प्लॉय को ऐड नहीं कर सकते बिना इस नंबर के। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे फेक एम्प्लॉय ऐड नहीं होंगे। और अगर इसी का ही मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूं, तो मुझे क्या करना है, सैंपल ऑफ न्यू एम्प्लॉयज जो है सिलेक्ट करने हैं। फिर मैं क्या करूंगी, ज्वाइनर्स के फॉर्म चेक करूंगी, यूनिक नंबर को जो है चेक करूंगी एंड देन उसके बाद क्या करना है, एडिट रिपोर्ट जो है चेक करनी है। अब इससे क्या होगा, मैं क्या कर सकती हूँ और इसी को चेक करने के लिए, अच्छा कोई नंबर्स ना खुद से करके देख लूं। कोई ऐसे एम्प्लॉयज जिनके साथ नंबर नहीं है, जिससे अगर सिस्टम रिजेक्ट करे तो ठीक है। मतलब मुझे ये देखना है कंट्रोल क्या अच्छा है, और अगर उसको अच्छा वो सच में है बोल रहे हो, वो उसको प्रूफ करने के लिए चेक करके दिखाओ। मैटर ये करता है। फिर अब इसी में ही हमारे पास नीचे देखिए बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन का दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, वैसे तो 6 नंबर है, 6 नंबर मीन 3 पॉइंट, बट हमेशा क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा पॉइंट ही देगा। तो मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, हमारे पास कैशियर क्या करता है, बैंक रिकंसिलेशन बनाता है मंथली बेसिस पे एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर उसको रिव्यू करता है एंड देन उसके बाद उसको चेक करता है। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोलर चेक करता है। अब ये तो हो गया अच्छा पॉइंट, क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे फ्रॉड का डिटेक्शन पता चल जाएगा, हमारे एरर्स पता चल जाएंगे एंड फिर हमें ये समझ में आ जाएगा कि मेरे बैंक का बैलेंस जो है वो सही भी है या नहीं है। तो ये पता चल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट क्या था, डेफिशिएंसीज और रिकमेंडेशन का। अब इसी को ही स्टार्टिंग से अगर मैं देख के चलूं कि हमारे पास क्या क्या एरियाज इसमें आ रहे हैं। देखो इंटरनल ऑडिट के स्टाफ की शॉर्टेज है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में कम लोग हैं, तो कम ऑडिट होंगे। अब उससे रिस्क क्या होगा, देखो प्रॉब्लम क्या है,
क्या उससे रिस्क अराइज है, एंड रिकमेंडेशन, प्रॉब्लम और रिस्क एक साइड पे, रिकमेंडेशन उसकी दूसरी साइड पे। तो अब अगर रिस्क की मैं बात करूं, हो सकता है कि मेरे कंट्रोल्स को प्रॉपरली चेक नहीं किया जा रहा है, हो सकता है कि कोई मिस्टेक उसमें है, कोई फ्रॉड उसमें है जो कि अननोटिस रह गया हो। तो अब उसी का ही रिकमेंडेशन देख लिया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे हो सकता है ज्यादा स्टाफ मेंबर हायर करने हो, या फिर हो सकता है कि मुझे इंटरनल ऑडिटर को आउटसोर्स करना पड़ जाए। तो अब इसमें दिक्कतें क्या आएंगी? हो सकता है कि मेरे पास कुछ टेम्परेरी स्टाफ मेंबर दूसरे डिपार्टमेंट से आए हो, वो लेके आ सकती हूँ। तो मैं ज्यादा स्टाफ मेंबर ले आऊं, आउटसोर्स कर लूं, या फिर टेम्परेरी पीपल ले आऊं, ताकि जो है काम जो है हो जाए। बट एक बात ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेरी मेंबर लेके भी आ रहे हो तो अपने डिपार्टमेंट से मत लेके आना, बिकॉज ऑब्वियसली अपना काम खुद चेक करेंगे तो वही कहीं ना कहीं इश्यूज अराइज हो जाएंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट वाला है। तो वो पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट, अगर मैं नॉन करंट एसेट के पॉइंट के ऊपर चलूं, नॉन करंट एसेट का बजट को लेके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मेरे डिपार्टमेंट वाले जो हैं जरूरत से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं जितना बजट था, पर बजटिंग नहीं है, बिना लाइक बजट के हम जो है परचेजिंग कर रहे हैं। तो इससे रिस्क है, ऑब्वियसली हम ओवर स्पेंड कर देंगे, ज्यादा खर्चा कर देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो लाइक मेरा कॉस्ट कंट्रोलिंग अच्छा नहीं है। तो रिकमेंडेशन क्या है कि आप एक्चुअल और बजटेड का मंथली बेसिस पे करो, रेगुलर बेस पे करते रहो, एंड डिपार्टमेंट हेड जो है फिर बताए कि अच्छा ये वेरिएंस है, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि अगर हमारी स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से जानना चाहिए ना, ठीक है, कोई सीनियर पर्सन उसको चेक करे। अब आगे हम चले तो अभी हमने देखा था हमारे पास सेंटर्स को लेके, ठीक है। अब मेरी कंपनी के जो है लाइक 45 सेंटर्स हैं। आइए क्या करता है, सिर्फ कुछ ही चेक करता है, कुछ जो सेंटर है वो तो साल में मतलब 8 साल बाद ही चेक होके आते हैं, फिजिकल एसेट की वेरिफिकेशन के ऊपर आए। अब उसमें रिस्क क्या होगा मैम? रिस्क यही होगा कि हो सकता है मेरा एसेट जो है चोरी हो चुका हो सकता है वो एसेट है ही नहीं, हो सकता है वो ऑब्सोलीट है और वो रिमूव नहीं हुआ। तो रिकमेंडेशन क्या कर रहे हो कि हाँ, सारी साइट्स को जो है रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहो, और अगर कोई एसेट मिसिंग है तो उसको चेक करो, रीजन देखो, फिर उसको राइट ऑफ करके चलो। एंड देन फिर सारे एसेट्स जो भी वहां पर है सीरियल नंबरिंग पे होना चाहिए, ताकि मेरे नॉलेज में होना चाहिए। और अगर कोई साइट है जहां पर ज्यादा है वहां पर चेक करते रहो, ये हम कर सकते हैं। अब उसके अलावा हमारे पेरोल वाले में भी अगर मैं देखूं, पेरोल वाले में क्या है, देखो सीनियर पेरोल मैनेजर रिव्यू करता है बैंक ट्रांसफर को, वही करेक्शन करता है और वही ऑथराइज करता है पेमेंट को। सेम पर्सन यहाँ पर सारा कुछ कर रहा है, तो वहां पर हमने क्या किया था, सेग्रीगेशन था, तो अच्छा है, यहाँ पर कमी है। दैट मीन्स कि कोई भी लाइक सैलरी जो होती है फ्रॉडली जा सकती है, एंड अगर कोई रिकॉर्ड में चेंजेस हो रही हैं तो वो हो सकती हैं एंड वो अप्रूवल हो जाएगी। कोई इंडिपेंडेंट चेक नहीं हो रहा है, तो ये सारे मेरे पास रिस्क हैं। तो इन रिस्क से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देंगे। हाँ, कोई सीनियर मैनेजर जो है वो प्रोसेस ना करे, कोई और पर्सन जैसे कि फाइनेंस डायरेक्टर वो इसको अप्रूवल करे। डिस्क्रिपेंसीज अगर हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, हम ये सजेशन में देते हैं। अब हम ये देख रहे हैं क्रेडिट लिमिट, इसी वाले पॉइंट में क्या था, हमारे पास क्रेडिट लिमिट हो रही है एंड एलोकेटेड, ये सारा कुछ इस वाले पैराग्राफ में। तो क्रेडिट लिमिट एक ही बार, और ये पॉइंट को मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट भी किया था, क्रेडिट लिमिट एक ही बारी आ रही है, उसको रेगुलरली रिव्यू नहीं किया जा रहा। तो इसमें रिस्क क्या होगा कि इसकी या तो क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा आ जाएगी, और अगर क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, ऑब्वियसली कि बैड डेट हो सकते हैं, मैंने ज्यादा लिमिट सेट कर दिया, अगले की पे करने की औकात नहीं है तो बैड डेट आ जाएगा। और अगर बहुत लेस करेंगे तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, कस्टमर कहीं और जाएगा ही, इनकी तो लिमिट बहुत कम है, तो फिर मेरी सेल्स जा सकती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्रेडिट लिमिट को रेगुलरली रिव्यू करो, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जो कि अपडेट करता रहे इस लिमिट को, हम ये सजेशन दे सकते हैं, है ना। अब हमारा अगर कोई भी इनवॉइस है, इनवॉइस को 90 दिनों के बाद चेजिंग किया जा रहा है, तो कंपनी की क्रेडिट टर्म्स क्या है, 30 डेज, 30 डेज की लाइक टर्म्स हैं, और हम 90 दिनों के बाद उसको चेज करें, तो इसमें रिस्क है, कैश फ्लो खराब है, बैड डेट्स हो सकता है, क्लाइंट के मैनेजर जो है अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है। तो रिकमेंडेशन क्या करेंगे, फॉलो अप करो इमीडिएटली 30 डेज के बाद, सेपरेट क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, हम ऐसी सजेशन जो है देके चल सकते हैं। तो इन सजेशन के बेस से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। नाउ लेट मी शो यू द सजेस्टेड आंसर कि ये टी फॉर्म वाले आंसर कैसे होते हैं, एंड यू कैन गेट द आइडिया कि हाँ ये ऐसे है।
देखो फर्स्ट पार्ट डेफिशिएंसीज वाला, दूसरा पार्ट हमारा लाइक कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला, टी फॉर्म में करना है। कंट्रोल मीन्स क्या अच्छा है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल की आप उसको कैसे चेक करोगे। एंड देन अब डेफिशिएंसी उसी का रिकमेंडेशन, देखो स्टाफ की शॉर्टेज रिकमेंडेशन, तो इसको हमेशा टी फॉर्म वाली फॉर्म में ही करना है हमें। जितना ज्यादा क्वेश्चन को हम जो है स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, उतना ही ज्यादा क्वेश्चन जो है ज्यादा अच्छे तरीके से बन के हमारे सामने जो है आएगा। तो अब इसी के साथ आपको ये वाले क्वेश्चन का तो आइडिया मिल गया। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कि हमारे पेपर में अगेन टेस्टेड एरियाज में से है। तो ये क्या एरियाज में से क्वेश्चन है देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन का नेम है इनकोर, ये भी पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। So the scenario relates to four requirements. It is 1st July 2025. You are an audit supervisor with V and company and you are working with the final audit of E company for the year ended this. He is a waste management company supplying its service to a variety of government and business organization. ई कंपनी का ड्राफ्ट पीबीटी इतना है, पिछले साल की भी डेटा गिवन है, टोटल एसेट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, आपके पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ड्राफ्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उससे पहले मैं पूरा डिटेलिंग पढ़ूं, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के दो तीन पार्ट्स हैं, जिसमें से कि दो पार्ट्स हमारे स्पेसिफिकली सब्सटेंसिव प्रोसीजर के ऊपर है। मैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर की फ्रेमिंग आपको बताना चाहूंगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए, एंड उसी के बेसिस पे जो है आप जो है अपने आप प्रोसीजर्स की जो है फ्रेमिंग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रोसीजर जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अच्छा सब्सटेंसिव प्रोसीजर का जब भी क्वेश्चन होगा उसमें ए प्लस एस प्लस पी होना चाहिए, और इसके लिए मैं एक निमोनिक बनाती हूँ विच इज पास। तो वो पास में क्या है, दैट इज पी इज योर पर्पस, जो कि कहीं ना कहीं आपकी असर्शन से लिंक्ड होता है। ठीक है, एंड असर्शन क्या होते हैं, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो उसके थ्रू हमें कुछ कहना चाह रही है कि ये इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा है, ये डाटा कंप्लीट है, ये डेटा एक्यूरेट है, ये डेटा वेरीफाइबल है। ठीक है, इसका कट ऑफ पीरियड यही है, तो वो बैलेंस शीट एंड पी एंड एल रिलेटेड कुछ असर्शन आती है। देन उसके बाद ए इज योर एक्शन, जो कि होता है हमारा की वर्ब, जिसको हम हमेशा एक अच्छा प्रोसीजर बनाने के लिए एनालाइज, डिस्कस, रिव्यू, ऑब्टेन, रिकन्फर्म, कंफर्म, कैलकुलेट, कंप्यूट, डिस्कस, ऐसे वाले वर्ड्स, वेरीफाई, तो ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपना एक अच्छा सब्सटेंसिव प्रोसीजर बनाने के लिए। एस इज योर सोर्स, जहां से हम जो है ये एविडेंस जो है लेके आते हैं, सोर्स फ्रॉम एविडेंस। एंड ये कहाँ से होगा हमारा, ये हमारा टेंजेबल भी हो सकता है, एंड ये हमारा इंटेंजिबल भी हो सकता है, ये कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, मतलब कि उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। एंड द लास्ट एस इज योर सिनेरियो स्पेसिफिक। ऑब्वियसली जब कभी भी आपको असर्शंस जो है लिंक करनी है, या फिर आपको कभी भी प्रोसीजर बनाना है, तो वो प्रोसीजर बनाने के टाइम पे हम क्या खास करके ध्यान रखेंगे कि वो प्रोसीजर जो है आपके सिनेरियो से लिंक हो। अगर आप जेनेरिक प्रोसीजर बना रहे हो तो आपको अच्छे से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड 1 मार्क पर पॉइंट इज द मार्किंग स्कीम ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ध्यान रहे हम हमेशा जो है पैराग्राफ फॉर्म्स में पॉइंट्स बनाए तो ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब पॉइंटर्स आपको दिखाना है बट एक सिंगल वर्ड जितना ना हो, थोड़ा सा ऑब्वियसली उसमें की जो है दिख रहे हो। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट जो है हम थोड़े से ब्रीफ फॉर्म में कर सकते हैं अगर वो ए एस पी की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अब ये भी समझ लेते हैं। डिस्क्राइब द सब्सटेंसिव प्रोसीजर ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू इनकोर कंपनीज व्हीकल एडिशन एंड डिस्पोजल। तो मुझे क्या क्या सब्सटेंसिव प्रोसीजर करने हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारे व्हीकल के एडिशन और डिस्पोजल के रिगार्डिंगली सब्सटेंसिव प्रोसीजर करके चलने। तो ये क्वेश्चन की हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो अब रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से समझते हैं। तो अब व्हीकल का एडिशन ऑन 1st Feb ई कंपनी, ठीक है, ई कंपनी ने रिप्लेस किए 20 ऑफ इट्स रिसाइकलिंग व्हीकल। ओल्ड व्हीकल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1.8 as recorded in the non current asset register.
and were given in a part exchange. New vehicle costing 4.6, cash consideration of 3.9 million was also paid. तो हमने क्या किया, पुराना व्हीकल दिया, नया खरीद के आए, ये हमारा कुछ सिस्टम हुआ, जैसे कि दिवाली टाइम पे होता है ना कि पुराना गैस ले जाओ नया ले जाओ, तो कुछ ऐसा है। तो हमने रिप्लेस किए 20 व्हीकल्स एंड जिनकी कैरिंग अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। नॉन करंट एसेट रजिस्टर के बारे में बोला गया है, पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट में लेके आए हैं, न्यू व्हीकल की कॉस्ट मेरे पास है और कैश कंसिडरेशन भी है। तो ये मेरे पास इसको लेके कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। अब आप खुद सोचिए कि व्हीकल है, व्हीकल जो है आया भी है और व्हीकल गया भी है, तो मुझे उसमें क्या देखना हो सकता है कि अगर व्हीकल गया था, व्हीकल आया भी है, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है, पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट है। तो अगर आया है तो नॉन करंट एसेट रजिस्टर नाम का कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सारे नॉन करंट एसेट के आना जाना डिटेलिंग शेड्यूलिंग सब कुछ होता है, उसका कॉस्ट डेप्रिसिएशन सारा कुछ होता है। तो मैं उसको चेक करूं कि पुराने वाला गया नए वाला आ गया। और अगर जो मैंने जो भी व्हीकल्स जो एडिशन किए हैं सैम्पलिंग बेसिस पे उनमें से कुछ के इनवॉइस आप चेक कर लो कि यस कि क्या उनको प्रॉपरली कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया गया है, प्लस उनके रिगार्डिंगली जो भी अलाउंस है वो है या नहीं है। एंड हम चेक कर सकते हैं कि वो इनकॉर कंपनी के क्राइटेरिया को मीट करे हैं या नहीं करे। फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं उसको फिजिकली इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ कि जो आए हैं उनका एडिशन है या नहीं है। मैं उसको चेक करूंगी कि रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल का जो है मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इसको क्या कर सकती हूँ, नॉन करंट एसेट के रजिस्टर को रिव्यू कर सकती हूँ देखने के लिए कि ये जो 20 ओल्ड व्हीकल थे उनको रिमूव कर दिया गया एंड जो न्यू व्हीकल जो है आए हैं उनको ऐड कर दिया गया है। अब देखो आया है गया है तो इसमें लाइक कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस और परचेज प्राइस कुछ उसको देखते हुए हमारे पास प्रॉफिट और लॉस भी होगा। तो जो भी होगा उसको कैलकुलेट करो और मैच करो कि क्या वो मेरे ट्रायल बैलेंस मेरे P&L से मैच कर रहा है या नहीं। और अगर हमने 3.9 मिलियन की जो कैश पेमेंट की है क्या वो मैच हो रही है मेरे बैंक स्टेटमेंट से, उसको चेक कर लो। एंड उसके अलावा देखो अगर नॉन करंट एसेट आया है तो उसपे डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, तो पुराने वाले का डेप्रिसिएशन तब तक था, अब नए वाला का डेप्रिसिएशन आफ्टर दैट डेट है, मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास कुछ ऐसा था पुराना एसेट अगर डिस्पोज ऑफ हुआ है तो उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको भी हटाना होता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस से, तो मैं ये चेक कर सकती हूँ। तो ये क्या है, IAS 16 है, तो IAS 16 के अकॉर्डिंगली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नोट्स होते हैं, एडिशन डिस्पोजन क्या हमने वो किया है या नहीं किया है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें कंसीडर करके चलने होते हैं। तो सी हमें जब तक उससे सिनेरियो स्पेसिफिक हम नहीं जाएंगे आपको जो है पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंटर्स जो है हम कंसीडर करके चलें। आई गेस आपको सब्सटेंसिव प्रोसीजर को लेके तो आइडिया मिल गया। अब मैं आगे इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है पढ़ना चाहूंगी। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में भी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और इसी के ऊपर भी प्रोसीजर वाला भी पार्ट आने वाला है। इनकोर कंपनी का क्रेडिट कंट्रोलर जो है चला गया था जनवरी में एंड उसको अभी रिसेंटली रिप्लेस किया गया है। ट्रेड रिसीवेबल का कलेक्शन जो है 49 डेज से 66 डेज हुआ है एंड ईयर एंड के ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट अब पिछले साल से बढ़े हैं एंड अलाउंसेस जो है कितने बढ़े हैं, अब कितना डिफरेंस है वो हमें वो चेक करना पड़ेगा इन प्रोपोर्शन टू दैट। और देखो ये रिसीवेबल का अलाउंस और ये देखो डेज काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसका सिंक आप देखो इसी को ही बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर वगैरह। ब्रीच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो मार्च में क्या हुआ, फॉर्मल एम्प्लॉय ऑफ ई कंपनी मेड ए कंप्लेंट टू ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी alleging that e-company has breached the regulation concerning the maximum driving hours and compulsory rest break for driver on a number of occasions. The Transport Authority has launched an investigation, but the director of e-company are not intended to disclose this issue or make any provision as they do not believe to be the potential fines, which is 50,000 per breach is material. अब मुझे क्या करना है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर यहाँ के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, नेक्स्ट पार्ट्स भी आई गेस एक दो पार्ट्स तो हमारे सब्सटेंसिव प्रोसीजर के हैं। देखो यहाँ पर क्या है, वैल्यूएशन को लेके अब यहाँ पर देखो एक स्पेसिफिक असर्शन है कि क्या सब्सटेंसिव प्रोसीजर करने चाहिए टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस इन रिलेशन टू द वैल्यूएशन। तो अगर किसी स्पेसिफिक एरिया को लेके है तो हमें जो अपना वैल्यूएशन रिलेटेड है ना, तो मेरा फिर प्रोसीजर में ना वो वैल्यूएशन रिलेटेड स्पेसिफिकली दिखना चाहिए कि अच्छा एज रिसीवेबल एनालिसिस है, आप चेक करोगे कि उनकी वैल्यूएशन सही हुई है या नहीं, कस्टमर से पूछ लोगे कि हाँ ये बैलेंस कोई डिस्प्यूटेड बैलेंस तो नहीं है, आप ये देख लोगे कि कोई आफ्टर कैश पेमेंट तो नहीं आई है, कोई स्लो मूविंग रिसीवेबल का बैलेंस तो आप चेक कर लोगे, आप पेमेंट हिस्ट्री चेक कर लोगे जिसके बेस पे आपको पता चल जाएगा
कि कोई क्रेडिट कंट्रोलर ने कुछ भी लाइक कुछ मिस आउट तो नहीं किया, कोई प्रॉपरली अथॉरिटी के साथ प्रॉपर पेमेंट हुई है या नहीं हुआ है। पोस्ट ईयर एंड बैलेंस को देखते हुए सेल्स रिटर्न्स वगैरह आप चेक कर सकते हो एंड अलाउंस वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये था क्या हो गया हमारे जर्नल वाले। ठीक है, तो किसी भी हमारे अगर हम देखें किसी स्पेसिफिक इश्यू से रिगार्डिंगली वैल्यूएशन है तो आपके वो प्रोसीजर वैल्यूएशन वाले ही बनने चाहिए। सब्सटैंसिव प्रोसीजर में की पॉइंट क्या होता है, एएसपी। जैसे कि अगला क्या है, ऑब्टेन इन रिलेशन टू ब्रीच ऑफ ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन। तो अब आपके पॉइंट्स में हमेशा वो देखेगा, देखो रिव्यू इंक्वायर, तो ये क्या है मेरे एक्शन, क्या किया, कॉरेस्पॉन्डेंस लिया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, तो मेरे क्या है सोर्स। एंड इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कोई सच में ऐसा हुआ था। इंक्वायर किया डायरेक्टर से कि क्यों वो जो है अनविलिंग है ये डिस्क्लोजर करने के लिए, वेदर दे एक्सेप्ट एनी ब्रीच, एंड क्या उनको ये सच में लगता है कि ये इमटेरियल है। पॉलिसीज प्रोसीजर हम चेक करेंगे। तो बेसिकली आपके वो प्रोसीजर में वो स्टोरी दिखनी चाहिए, सिनेरियो से लिंकेज दिखना चाहिए। नाउ कमिंग टू द मेन अनदर एरिया जो कि क्या है हमारे पास रिपोर्टिंग बेस्ड एरिया, उसमें वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज नाउ 26 अगस्त 2025 द ऑडिट रिपोर्ट इज बीइंग जो है हमारा फाइनलाइज्ड। ऑन 12th अगस्त ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस किया दैट इट वाज टेकिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट इंकोर कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ 17 ब्रीच ऑफ द रेगुलेशंस। Encore company के lawyer have advised that probable Encore company will be found guilty of all the breaches, and e-company director have informed that no provisions will be made in respect of the matter as the decision by the authority to take the legal action was made after the year end, but they have agreed disclosure the issue of the notes of the financial statement. तो अब देखो उनका क्या इशू है इसमें, इसको लेके आपको क्या करना है पहले ये समझ लेते हैं। इस वाले केस में वैसे तो इसकी अगर वो ठीक नहीं करेंगे वही करना होगा। तो इश्यू क्या है आपको वो बताना है एंड उसका इम्पैक्ट बताना है ऑडिट रिपोर्ट में। अगर वो इशू जो है अनरिजॉल्व रह गया तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है। तो बेसिकली ब्रीच की जो रेगुलेशन ब्रीच हुई है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है, ये पता चला है कि ईयर एंड के पहले है और अनाउंसमेंट जो है, ठीक है, वो ईयर एंड डेट पे हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। एंड ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है बिकॉज वो पहले वो एग्जिस्ट कर रहा था। आईएएस 10 के अकॉर्डिंगली एडजस्टिंग इवेंट है। तो बेसिकली अब मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी है कि ये फाइन पे किया जाएगा। सो अगर प्रोबेबिलिटी है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना चाहिए था, प्रोविजन होना चाहिए था रादर देन सिर्फ डिस्क्लोजर। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मेरी प्रोविजन जो है लेस होंगी, अंडरस्टेटेड होंगी, और प्रोविजन अंडरस्टेटेड होंगी तो मेरा प्रॉफिट जो है ओवरस्टेट होगा। तो बेसिकली मुझे ये क्या करना चाहिए था, प्रोविजन करना चाहिए था। अब फिर मैं ये देखूंगी कि मेरे जो ये फाइन की अमाउंट है, इस अमाउंट को मैं प्रॉफिट का, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हम देखेंगे प्रॉफिट था, टोटल एसेट था, तो उनका कितना परसेंट बैठ रहा है। अगर मेरा मैं ये देखूं मेरे प्रॉफिट का 5% से ज्यादा, टोटल एसेट्स की लिमिट से ज्यादा यानी कि 1% से ज्यादा, तो अगर ऐसे वाली लिमिट से ज्यादा होगा तो वो मटेरियल होगा। और अगर मेरे डायरेक्टर मना कर देंगे तो मुझे कौन सा करना पड़ेगा, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। बट अब ये है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही इशू है, ये पूरा पूरा होल एरिया को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या जाएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। हमें ये भी समझ में आ गया। तो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में बताना पड़ेगा कि ये इशू है। एंड देन फिर इसको मैं क्या करूंगी कि यस कि यहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस। एंड फिर मैं क्या करूंगी, अपने ओपिनियन पैराग्राफ में लिखूंगी एक्सेप्ट फॉर दिस द मैटर हैज बीन लाइक ट्रू एंड फेयर। तो हम ऐसा डिस्क्राइब करके हुए चलते हैं। तो क्या लिखना है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो क्या करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्यों, क्योंकि आईएएस 10 के अकॉर्डिंगली क्या चाहिए थी मुझे, प्रोविजन चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर कंसीडर करते हुए चलूंगी एंड हम प्रॉपर 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स की फॉर्म में आंसर देना है। तो ये ओपिनियन पैराग्राफ में क्या वर्डिंग होगी हम पूरा बताएंगे, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या होगा प्रॉपर ये बताते हुए चलना है। तो देखिए रिपोर्टिंग का क्वेश्चन, सब्सटैंसिव प्रोसीजर का क्वेश्चन, इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन, रिस्क क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी देख लिए हैं।
एंड यही क्वेश्चन जो है जो कि रेपिटेटिवली आते हैं, बट मैं फिर भी एक बात सजेस्ट करूंगी, डोंट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी, सारे टॉपिक एरियाज का करो, बट हाँ ये जो टॉपिक्स हमने इन सीरीज में किए हैं ये वो टॉपिक एरियाज हैं जिनको करके आप फेल तो हो गए नहीं। तो प्लीज स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छी बात है, बट क्वेश्चंस को समझना उससे भी अच्छी बात है। तो आपको समझना भी है, लिखना भी है, टाइम्ड कंडीशन में लिखना है एंड अपनी मिस्टेक्स को समझना है, उससे फिर मुझे मार्किंग गाइडेंस भी देखनी है एंड सजेस्टेड आंसर देखने हैं। So I hope all of you are now prepared for your upcoming ACC examination. My best wishes are always with you. Thank you guys.